नमस्कार, मैं हूं समृत मिश्रा और आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश देवभूमि समाचार का। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। हल्द्वानी में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर भव्य पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। सीएम ने राष्ट्र रक्षा में योगदान देने वालों वीरों को यहां पर नमन किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की 25 वर्षों की गौरव गाथा, विकास और वीरता का संगम भी झलका। देवभूमि में वीर भूमि तक थीम पर आयोजित इस आयोजन ने शौर्य और समर्पण को नई प्रेरणा दी है। देखिए। हमारे बहुत वरिष्ठ है जिन्होंने फैसलों पर काम किया है। अपनी बंशीधर भगत जी भीमराव के दूसरे विधायक स्वामी राम सिंह मेहरा जी, और विधानसभा के दूसरे विधायक डॉक्टर मोहन सिंह मिश्र जी, महापौर नगर निगम भाई जगदार मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रताप मिश्र जी, प्रदेश के महामंत्री श्री करुण कौशल जी, गौरव पांडे जी, डॉक्टर रघु जी, श्री सुंदर चौला जी, दिनेश आर्या जी, दीपक मेहरा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती दीपा अग्रवाल जी, कस्तूरबा जी, भट्ट जी, श्री रंजन गौतमी जी, दिनेश अग्रवाल जी, सचिव सैनिक कल्याण आयुक्त कुमारी मंडल श्री गीता रावत जी, जिलाधिकारी श्री दयाल जी, ब्रिगेडियर आर.एस. थापा जी, ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव जी, मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह बोरा जी, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, श्याम सिंह जी निदेशक, कर्नल जतिन ढिल्लन जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और आज के इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, सभी अधिकारीगण, सभी हमारे वीर जवान, वीर माताएं, वीर नारियां, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, हमारे सभी नौजवान साथी, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सबसे पहले आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित साहस, पराक्रम, वीरता और देशभक्ति के ध्वजवाहक आप सभी पूर्व सैनिकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी विशेष रूप से उन बहनों का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हम सबके यहां पर पहुंचने पर हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया। साथ ही मैं आज के अवसर पर आप सभी को राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव की भी आप सबको ढेरों बधाई देता हूं कि हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्षों का ये कालखंड पूरा हो रहा है। आज जब हमारा उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती उत्सव मना रहा है, तब इस माटी के सच्चे रक्षक हमारे पूर्व सैनिकों के बीच में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सच में मैं जब भी आप सबके बीच में आता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं किसी कार्यक्रम में नहीं आ रहा हूं, बल्कि अपने परिवारजनों के बीच में आ रहा हूं, अपने परिवार के बीच में आ रहा हूं। और इस अवसर की मुझे हमेशा प्रतीक्षा रहती है और सच में मुझे बहुत बचपन से लेकर अब तक की सारी स्मृतियां मेरी फिर से स्मरण में आ जाती हैं जब भी मैं आप सबसे मिलता हूं। और साल भर में
मुझे लगता है कि 5, 7, 8 ऐसे कार्यक्रम जो बड़े स्तर पर भी होते हैं और अनेक हमारे अन्य स्तरों पर भी होते हैं। मुझे लगता है गणेश जोशी जी, मैं साल में कितने 10-12 कार्यक्रम ऐसे हम लोग जरूर साल भर में आयोजित करते हैं, जिसमें सैनिकों से, हमारे पूर्व सैनिकों से, हमारे अपने उन सैन्य परिजनों से जिसमें मिलने का अवसर प्राप्त होता है। हम कभी नहीं भूल सकते कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी हमारे वीर सैनिकों और उनके शहीद परिवारों ने भी बहुत अमूल्य योगदान दिया। आज राज्य जब अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है अपनी स्थापना के, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की प्रतिष्ठा, उसकी आत्मा हमारे पूर्व सैनिकों के साहस, समर्पण और वीरता में ही बसती है। आप सब केवल सेवानिवृत्त नहीं, सैनिक नहीं, बल्कि आप सब हमारे समाज के प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सबसे बहुत प्रेरणा हमारे पूरे समाज को मिलती है। आप सबसे अनुशासन मिलता है, आप सबसे वीरता मिलती है, आप सबसे पराक्रम मिलता है। आप सबसे चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उन कठिन परिस्थितियों में भी उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ने का हौसला किसी से मिलता है तो हमारे सब सैनिकों से मिलता है। आप जहां भी हैं वहां अपनी कर्तव्य निष्ठा, स्वच्छता, राष्ट्र प्रेम और सेवा की भावना की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता है, वह या भूतपूर्व नहीं होता है। सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है। इसलिए आप सब भूतपूर्व नहीं, आप सब हमारे लिए अभूतपूर्व हैं और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। देश पर जब जब संकट आया है, तब तब हमारे सैनिकों ने हमेशा पहला बार अपने सीने पर लिया है और चुनौती को सबसे पहले कबूल करते हुए उसका सबसे असरदार जवाब देने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारत माता के वीर सैनिकों ने किया है। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आज हल्द्वानी में भव्य पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने भाग लिया। स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित पूर्व सैनिकों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन किया और राज्य निर्माण और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सैनिकों के हित में कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए, जिससे प्रदेश के हजारों सैन्य परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। खबर जो है वो देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सवीन बंसल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपाण सभागार में बैठक कर राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर FIR परिसर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यालय और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगामी तैयारियों की समीक्षा बैठक यहां पर की। बैठक के दौरान DM ने सभी विभागों से व्यवस्थाओं का अध्ययन, जानकारी प्राप्त की और जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश भी जो है उनकी ओर से दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो रहनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों के नियमित समीक्षा करने के निर्देश यहां पर दिए ताकि सभी तैयारियां समय से पूर्ण हो सके। DM ने यह भी कहा है कि आमजन की सुविधा, मार्ग व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तो फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। उत्तराखंड में वक्फ संशोधन संपत्ति के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों का विस्तृत विवरण जो है वो किया जाएगा, जिसमें मस्जिद, मदरसे, वक्फ बोर्ड के संबंधित संपत्तियां, खसरा, खतौनी नंबर, CMA और
मुतवल्ली का विवरण शामिल होगा। इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए और इसी के साथ सरकार का कहना है कि ये प्रक्रिया वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उनके बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से यहाँ पर शुरू की गई। इस क्रम में हरिद्वार जनपद के मंगलौर मदरसे में एक सेंटर लगाकर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि जनपद की सभी वक्फ संपत्तियों का डेटा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जा सके। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा इस कार्य के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं जो संपत्तियों के विवरण को पोर्टल पर दर्ज कराने के में मदद भी करेंगे। और जो आपको पता है कि उम्मीद पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 जून 2025 को लॉन्च किया था। 5 दिसंबर की लास्ट डेट है। तो उसके लिए जितनी भी हमारी वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड में दर्ज है उन सब का डाटा उम्मीद पोर्टल पे दर्ज किया जा रहा है। तो बड़ा मदरसा मंगलौर के अंदर मुफ्ती साहब ने कैंप का आयोजन किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से, और यहाँ पर आज जितनी भी हमारी संपत्ति रह रही है उनको उम्मीद पोर्टल पे डाल रहे हैं। 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पे जितनी भी औकाफ वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन का कार्य मदरसतुल मोमिनीन में शुरू हुआ है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बहुत अच्छी पहल है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और ये बहुत अच्छा उनका एक मुहिम चलाई उन्होंने कि हमें अपनी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। खबर जो है वो काशीपुर से है, जहां नवीन अनाज मंडी में आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा जब राइस मिलरों ने धान की खरीद बंद कर दी। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी में सुबह से ही वे अपनी ट्रॉलियां लेकर धान बेचने पहुंचते हैं, लेकिन खरीद ना होने से उन्हें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक राइस मिलर्स का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से जितने क्विंटल धान खरीदने की अनुमति दी गई थी वह सीमा पूरी हो चुकी है, इसलिए अब वे सरकारी धान नहीं खरीद सकते। इससे नाराज किसानों ने नवीन अनाज मंडी के गेट पर हल्ला बोलने पर आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया। किसानों ने यह तक कहा है कि पैदल आने जाने वालों का भी रास्ता रोक दिया जाएगा, केवल आपात स्थिति यानी कि बीमार व्यक्ति आदि में ही रास्ता दिया जाएगा। काशीपुर में किस तरीके से किसानों का हल्ला बोल जो है वो देखने को मिल रहा है। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही समय में दो अलग अलग खाली पड़े प्लॉटों में अजगर सांप निकला। दोनों अजगरों के मिलने से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने तुरंत सूचना देकर सांपों को पकड़वाया। बताया जा रहा है कि शहर में 2 स्थानों पर अजगर मिलने के बाद ये चर्चा का विषय बन गया। गुलजार थाना क्षेत्र ने बताया कि यहाँ पर अजगरों को सुरक्षित तरीके से पकड़ा गया है और बाद में उन्हें जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में घबराएं नहीं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें। लगभग 8 बजे रेस्क्यू किया था, जो कि पिरियाज हॉस्पिटल के सामने था। इसकी लेंथ लगभग 14 फीट के समथिंग है और एज इसकी कम ना 25 से 27 साल है। और एक अजगर हमने एक रॉक पाइथन हमने यहाँ आज रेस्क्यू किया सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे श्री रामपुरा कब्रिस्तान में से। इसकी लेंथ लगभग 11 फीट है। इसकी उम्र लगभग 14 से 16 साल है। अब हम इसको इसके परिवेश में आज़ाद कर देंगे ताकि ये भी सुरक्षित हो जाए और हम भी सुरक्षित हो जाए। स्वास्थ्य विभाग ने रुड़की और हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर सील कर दिए हैं। टीम ने सुनहरा रोड स्थित कैलाश नर्सिंग होम और मां उच्चा बच्चा हॉस्पिटल में गंभीर खामियां पाई हैं, जिसके बाद दोनों ऑपरेशन थिएटर्स को तुरंत सील कर दिया गया है। इसके बाद विभाग की टीम रामनगर स्थित मेट्रो सिटी हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल पहुंची और वहां भी ऑपरेशन थिएटर सील कर दिए गए। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की यहां पर बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने निकल कर आई है। लापरवाही कोई अगर मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल कार्रवाई की जाती है उस पर। यदि आती है तो नियम अनुसार जो भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और उनका आईसीयू बंद किया गया था, आईसीयू रोटी बंद की गई थी, एडिशनल गए हुए थे जांच करने के लिए। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदारों ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि हर घर जल और हर घर नल योजना के तहत राज्य के 70 से 80% गांवों में कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष गांवों में कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। ठेकेदारों ने बताया कि विगत वर्ष में भुगतान न होने के कारण बड़ी आर्थिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं वर्तमान में लगभग 1200 करोड़ की राशि बकाया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार सिर्फ 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, अब पुनः भुगतान लंबित है। देवभूमि जल शक्ति
कंट्रोलर वेलफेयर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द राशि जारी नहीं की जाती है तो पानी की सप्लाई रोकने और धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल समाधान की अपील भी की है। मैं आपको बताऊं, जैसा आप सभी को विदित है, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जल जीवन मिशन, हर घर जल हर घर नल, इसमें हमारे उत्तराखंड राज्य के सभी ठेकेदार भाइयों द्वारा पूरी लगन और निष्ठा के साथ, गुणवत्ता के साथ कार्य किए। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमारे ठेकेदार भाइयों ने 70% गाँवों को हर घर जल हर घर नल करा दिया गया है ऑन रिकॉर्ड, जो कि भारत सरकार के पास भी रिकॉर्ड उपलब्ध है। जो 30% योजनाएं हैं हमारी ऐसी, जिनमें 95 से 98% कार्य पूर्ण हो चुके हैं, परंतु अभी तक हम लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे ठेकेदार भाई, मतलब जैसा पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि बैंकों का ब्याज, लेबर का भुगतान, सप्लायरों के भुगतान, यहाँ तक कि दीपावली, भारत का इतना बड़ा पर्व, सबसे बड़ा पर्व पर हम ठेकेदार भाइयों का भुगतान न किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। आज ये स्थिति आ गई है। इतने दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के एक्स्ट्रा आइटम, वेरिएशन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ये सब कुछ नहीं किया जा रहा, भुगतान नहीं किए जा रहे, सिक्योरिटी रिलीज नहीं हो रही, थर्ड पार्टी का पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। स्थिति यह आ गई है कि आज ठेकेदार भाई अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में बैठने योग्य नहीं रह गया है। वो किसी को जवाब देने, अपने सप्लायरों का, लेबर का फोन उठाने लायक नहीं रह गया। और इस स्थिति में आकर बैंकों द्वारा उनको मानसिक उत्पीड़न मिल रहा है, ऊपर से अधिकारियों का लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप द्वारा कार्य शीघ्र नहीं पूर्ण किया गया तो इतने दिन में आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आपके ऊपर ये धारा लगा दी जाएगी, आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली। मसूरी देहरादून मार्ग पर गगोली के पास सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां आपको बता दें कि पेंट पुताई का काम करने वाले जा रहे पिता पुत्र की बाइक अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में अशफाक अहमद, जिसकी उम्र 40 बताई जा रही है, की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय फैजान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और संयुक्त राहत बचाव अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क किनारे नए और निर्माण कार्य अधूरा होने का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा दीवारें और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग यहां पर उठाई है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।